चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बेटा आज लिखो बेटा एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन है टू brands of chocolates are available in pack of 24 and 15 respectively. Two brands of chocolates are available in pack of 24 and 15 respectively. Full stop. If I need to buy an equal number of chocolates, of both kinds, comma, what is the least number of boxes of each kind I would need to buy? What is the least number of boxes of each kind I would need to buy? क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, पहले आप खुद लोग ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। पहले खुद ट्राई करो, सोचो क्या करेंगे। एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे सोचो। चलो बेटा, तो चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। क्वेश्चन था टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन अ पैक ऑफ 24 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मान लो आपके पास दो ब्रांड है, एक ब्रांड है पी और एक ब्रांड है क्यू। पी के एक पैक में कितनी है 24 चॉकलेट्स हैं और क्यू के एक पैक में कितनी है 15 चॉकलेट्स। यही क्वेश्चन था यार। अब इसने मुझे बोला क्या, इफ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मुझे दोनों की बेटा क्या चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट। लाइक इसकी भी 50 चाहिए तो इसकी भी कितनी चाहिए, 50 चाहिए। बात सबको समझ में आ गई। तो वट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय। तो बताओ दोनों के मैं कितने कितने बॉक्सेस बाय करूं ताकि मेरे पास क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो। समझ में आ गई बात सबको। क्या करेंगे इसमें, एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम। कोई एचसीएफ भी बोल रहा है क्या? सबको समझ में आ गया भाई। एलसीएम ही तो निकालूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि मुझे दोनों ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है। तो क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो मैंने क्या निकाला, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये होंगे, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, 3 × 5। इनका जो एलसीएम है बेटा कितना है, 2 की पावर 3 × 3 × 5 कितना आ गया, 120। इसका मतलब मुझे दोनों की कितनी कितनी चाहिए, उसकी भी 120 चाहिए और उसकी भी 120। सेम नंबर ऑफ चॉकलेट आ गए। अब मुझे पूछा क्या है कि मैं दोनों के कितने कितने पैकेट लूँ। अब मुझे तो समझ में आ गया, पहली वाली भी 120 चाहिए और दूसरी वाली भी 120। तो बताओ मैं पहली वाली के कितने पैकेट लूंगा पारितोष। ये तो साथ कर मैं 120 पैकेट ले लूंगा, तभी तो इतना मोटा है तू। डोंट सोच बड़ा, पारितोष सारी नहीं खानी, तेरे को 120 खानी है। और पहली वाली जो चॉकलेट है एक पैक में कितनी है, 24। तो तू बता पहली वाली के कितने पैकेट लेगा, कितने, 3 पैकेट लेगा। बेटा क्या कुछ सोच के बोल रहा है क्या तू, पेट से बोल रहा है? अच्छा कोई काशवी पता। और ये तो बहुत टफ है क्या 5। बेटा कैसे निकाला, और क्या, देखो भाई मुझे इसकी भी 120 चाहिए, इसकी भी 120 चाहिए। इसके एक पैकेट में कितनी है, 24। तो मैं कितने पैकेट लूंगा, 120 को 24 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फर्स्ट चॉकलेट,
नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फर्स्ट चॉकलेट्स। चॉकलेट्स की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, पारी तो तू बता, तेरे को आती होगी। चॉकोलेट्स। देखो भाई, कभी अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो जाए तो बुरा मत मानना, मेरा इंग्लिश में हाथ वैसे तंग है, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फर्स्ट चॉकलेट्स कितने होंगे? 120 खरीदनी है और एक पैकेट में 24 है, तो कितना हो गया? 5। समझ गए? और नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ चॉकलेट्स, सेकंड काइंड ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 120 चाहिए और एक पैकेट में कितनी है? 15, 8। तो पहले वाली के मैं 5 पैकेट बाय करूंगा और दूसरी वाली के मैं 8 पैकेट बाय करूंगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया कर सकते हो? पक्का? एक क्वेश्चन और दूं, ऐसा करो। लिखो भाई, 144 cartoons of Coke cans and 90 cartoons of Pepsi cans। क्या था? 144 cartoons of Coke cans and 90 cartoons of Pepsi cans are to be stacked, are to be stacked, stacked समझते हो ना, लगाना, stacked, are to be stacked in a canteen full stop if each stack is of the same height, if each stack is of the same height and is to contain cartoons of the same drink and is to contain cartoons of the same drink, comma, what would be the greatest number of cartoons each stack would have? What would be the greatest number of cartoons each stack would have? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैच कर लो। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन, फुल स्टॉप, इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव? क्वेश्चन समझो और सोचो क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे। पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। देखो भाई, क्वेश्चन था मेरे पास 144 कार्टून किसके हैं? कोक के, है ना, कोक कैंस के मेरे पास 144 कार्टून है। और अगला पेप्सी कैन के मेरे पास कितने हैं? 90 कार्टून। अब सपोज करो मेरी एक कैंटीन है और इनको मुझे स्टैक करना है, ऐसे एक के ऊपर एक, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, और मुझे इस तरीके से स्टैक करना है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ कार्टून्स हो, मतलब हर एक स्टैक की हाइट जो हो वो सेम हो। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? इनको डिवाइड करना है कि एक स्टैक में कितने आए, एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टून आ सकते हैं, और सारी स्टैक में सेम नंबर ऑफ कार्टून होने चाहिए। और जब भी कभी चीज़ों को डिवाइड करना होता है तो बेटा क्या निकालते हैं? HCF। कुछ बात समझ में आई? जैसे कार्टून है ना, एक स्टैक ऐसे बनेगी, है ना, एक स्टैक ऐसे बनेगी, ऐसे बहुत सारी स्टैक बनेगी ना। तो मुझे बताना है कि एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ कार्टून्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून, है ना, और सबकी हाइट भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड, तभी तो सेम नंबर ऑफ कार्टून आएंगे, है ना। तो क्या आंसर है? और इसने पूछा भी कुछ, और इसने पूछा है हाँ, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक वुड हैव?
हर एक स्टैक में बताओ कितने नंबर ऑफ कार्टून्स होंगे, मतलब इसमें एक में कितने नंबर ऑफ कार्टून होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? ये समझ में आया HCF क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उनको डिवाइड कर रहा हूँ, इन कार्टून्स को डिवाइड कर रहा हूँ स्टैक में, और हर एक स्टैक में मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून चाहिए, और सबकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी डिवाइड हो और वो क्या हो, मैक्सिमम, तभी तो हाइट सेम होगी। तो मैं क्या निकालूंगा, HCF। तो जब मैं 144 के फैक्टर करूंगा तो बताना कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा 90 के प्राइम फैक्टर बताना कितने आ रहे हैं, 5। इनका HCF बताना कितना आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, 18। यानी इसका मतलब हर एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ कार्टून्स कितने होंगे, 18। तो नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक, हर एक स्टैक में नंबर ऑफ कार्टून कितने हैं, 18। अच्छा अगर आपसे वो पूछ ले, बताओ कैंटीन में टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने हैं, बता सकते हो? कैंटीन में टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने हैं, बता सकते हो? तो बेटा अगर इसमें क्या निकालना होता, मैंने बोला था कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टैक निकालनी होती तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टैक, ये बेटा एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक। अब हर एक स्टैक में कितने 18 है, तो इनसे कितनी स्टैक बनेगी, 144/18, समझ गए? और क्या कर रहा है, हाँ प्लस 90/18 है। अच्छा तू सेम प्लस से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 5, टोटल कितनी बनेगी 13 स्टैक। समझ में आया बच्चों, बना सकते हो? एक क्वेश्चन बेटा और करना है, ऐसा करो, एन आर्मी कंटिंजेंट, भाई क्या बोलते हैं इसको, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट, ठीक है ना, यही बोलते हैं ना शायद, चलो ठीक है। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 members, 616 members, an army contingent of 616 members is to march behind an army band, is to march behind an army band of 32 members in a parade. Full stop. The two groups are to march. The two groups are to march in the same number of columns. The two groups are to march in the same number of columns. Full stop. What is the maximum number of columns? What is the maximum number of columns in which they can march? What is the maximum number of columns in which they can march? Repeat कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लो। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Full stop. The two groups are to march in the same number of columns. Full stop. What is the maximum number of columns in which they can march? सोचो कैसे करोगे? बेटा किस किस का हो गया? 1 2 3, चलो। एंजल बेटा क्या निकालेंगे इसमें? अच्छा ओके। तनिष्क तूने बोला तेरा हो गया, हाँ। वृत्ति तूने बोला तेरा हो गया, क्या निकाला तूने इसमें? क्यों निकाला है, कुछ एक्सप्लेन कर सकती है?
सर क्योंकि इसमें वही मैक्सिमम नंबर आ गया तो सर मैक्सिमम नंबर। हाँ, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो। नहीं तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास दो कंटिजेंट है। एक क्या है, एक में कितने मेंबर हैं 616, एक में कितने मेंबर हैं 32। अब इन 616 को इन 32 के पीछे मार्च करना है। कभी देखा होगा परेड में होता है, कुछ आगे अलग चल रहे होते हैं, पीछे अलग चल रहे होते हैं। अब इनको ना नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो बताओ मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सकता हूँ, मतलब इनको डिवाइड करना है और मैं मैक्सिमम कितने कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ, जितना इसका क्या होगा HCF। बात समझ में आ गई? तो सुनना, तो इसका निकाल लेते हैं HCF। अच्छा मुझे बताओ 616 के फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर? अब कोई भी एक बोल दो। 2 की पावर 3 आगे इंटू 7 बस। ओहो 11 भी है, अच्छा। और 32 के कितने हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। तो इनका जो HCF है वो कितना आएगा 8 आएगा। चलो 2 की पावर 3 8। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओगे? दिमाग है। एक कॉलम में टोटल कितने मेंबर्स होंगे, एक कॉलम में टोटल कितने मेंबर होंगे? मान जाऊंगा आपको कितने 81। ओके कोई बात नहीं, गैस तो करो, सोचो कैसे होगा। मैक्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम कितना आएगा 81। चेक करते हैं, सिंपल सी बात। ये भी होंगे, जब इनको 8 में डिवाइड करूंगा तो एक कॉलम में कितने आएंगे 4, और जब इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो एक कॉलम में कितने आ रहे हैं 77। देखो भाई, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इनको जब 8 कॉलम में डिवाइड कर रहा हूं तो 32/8 प्लस इनको जब 8 कॉलम में डिवाइड कर रहा हूं इतना, तो 4 + 77 यानी एक कॉलम में 81 मेंबर्स होंगे। आगे वाले 4 किसके होंगे, इनके होंगे। पीछे वाले 77 किसके होंगे, इनके होंगे। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? पक्का सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, आपके एनसीईआरटी का और एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन वाला। सबको अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा अगला क्वेश्चन। ओके चलो एक चीज़ ये देखना बेटा, लिखो, आओ तुम्हें पेस्ट्री खिलाऊं। 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स। 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स have been donated for a school fete, FETE. 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school fete, full stop. These are to be packed in several smaller identical boxes. 15 pastries चलो दोबारा बोल रहा हूँ एक बारी, क्या था? 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school fete, full stop. These are to be packed in several smaller identical boxes. ठीक है? With the same number of pastries and biscuit packets in each. Full stop. How many biscuit packets and how many pastries will each box contain? How many biscuit packets and how many pastries will each box contain? क्वेश्चन सबने लिख लिया? पक्का? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लो। 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school fete, full stop. These are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each.
हाउ मैनी बिस्किट पैकेट्स एंड हाउ मैनी पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन? करो सॉल्व। यार क्वेश्चन क्या था, मेरे पास क्या है 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट है। 15 पैकेट है किसके? पेस्ट्रीज के। और जो 12 है मेरे पास किसके पैकेट है यार? 12 बिस्किट पैकेट है मेरे पास। ये क्या लिख दिया मैंने? चलो ठीक है, आगे पीछे लिख दिया है। अब इसने मुझे बोला क्या था, दीज आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्सेस। इनको फिर दोबारा पैक करना है छोटे छोटे बॉक्सेस में। क्या बोला है? विद द सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट पैकेट। और क्या बोला है? हर एक बॉक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ बिस्किट और पेस्ट्री पैकेट है। मतलब एक बॉक्स में नंबर ऑफ पैकेट्स बेटा क्या है? सेम। अब जैसे यहाँ बात आई ना, तो कहीं ना कहीं साइंस सारा डिवाइड करना है चीज़ों को, और जहाँ भी चीज़ों को डिवाइड करना है वहाँ पे क्या निकालते हैं? HCF। और उसने मेरे को एक बात बोली है, हाउ मैनी बिस्किट पैकेट एंड हाउ मैनी पेस्ट्रीज पैकेट विल ईच बॉक्स कंटेन। तो बताओ उन छोटे छोटे बॉक्सेस में एक बॉक्स में कितने बिस्किट के पैकेट होंगे और कितने पेस्ट्री की। सबसे पहले मैंने क्या, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? इतने पैकेट थे, इनको दोबारा पैक करना है ना भाई। और एक पैकेट में कुछ इसके पैकेट आ रहे हैं और कुछ इसके पैकेट आ रहे हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि दोनों जो पैकेट है उसमें सेम नंबर ऑफ पैकेट है ना। तो भाई जब भी कभी चीज़ों को सेम नंबर में डिवाइड करना हो तो क्या निकालते हैं? HCF। जब मैं इसके 15 के फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा? 3 × 5। 12 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा? 3 × 2 स्क्वायर। HCF कितना आ गया? 3। इससे क्या पता लगा? जो मैं पैकेट बना रहा हूँ ना, जो मैं पैकेट बना रहा हूँ, उस एक पैकेट में 3 पैकेट या तो पेस्ट्री के होंगे, 3 पैकेट या बिस्किट के होंगे। अब मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताओ टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज के कितने पैकेट बने हैं और बताओ बिस्किट के कितने पैकेट बने हैं। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेस्ट्रीज, हाँ 15/3 दैट इज 5 बने हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट वो कितने बने हैं बेटा? समझ में आया बेटा? तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाएगा किसमें एलसीएम निकालना और किसमें HCF। बेटा बहुत बारी आता है। अब चलते हैं आगे। एक बार बुक देना मुझे अपनी एक बारी। एक क्वेश्चन है, लिखो। क्वेश्चन है, हाँ, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number. Explain why this is a composite number. पहले आप लोग सोचो क्या एक्सप्लेनेशन होगी, फिर मैं बताऊंगा। पहले सोच लो सारे, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अच्छा किस किस को पता है? एक और कोई भी है? 2। आयुष बता। 13 गलत नहीं, बता बेटा। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1014। तो 1014 जो है वो एक फ्रैक्शन नंबर नहीं है, कंपोजिट है। इस बच्चे ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया और नंबर आ गया 1014। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। बट उस तरीके से नहीं करना, ये एक नंबर में आना है बेटा। एक आसान तरीका बता रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कंपोजिट नंबर के बारे में। फटाफट से बताओ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 ऑन इटसेल्फ। मतलब ये तो 1 और इटसेल्फ तो सारे होते हैं, इनके अलावा कोई और भी फैक्टर हो। अब जरा ध्यान से देखो, जब भी कभी इस टाइप का नंबर आए बेटा, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा कॉमन आ रहा होगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये क्या आ रहा है? 7 × 11 × 13 + 13। 13 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 7 × 11 + 1, ये बच गया। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, वरना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये नंबर जो कुछ भी था उसके 2 फैक्टर तो थे ही, एक तो ये खुद और एक 1। अब ध्यान से देखो, 2 और आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। नहीं बात समझ में आई भाई? कोई नंबर, सपोज करो 6 एक नंबर है, इसके 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक ये 6 खुद। अब इसको अगर मैं 2 × 3 लिख दूं
तो 2 फैक्टर और नहीं आ गए इसके, आ गए ना इसके 2 फैक्टर, 2 और 3। अब ध्यान से ये जो नंबर था, एक तो 1 होगा, एक ये खुद होगा, और ध्यान से देखो ये भी और ये भी तो इसका फैक्टर है। नहीं बात समझ में? अरे यहाँ देखो भाई 6 को देखो, इसके 2 फैक्टर तो हैं, एक 1 और एक 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 3, तो ये दोनों भी तो इसके फैक्टर हैं। तो इसके कितने 1 2 3 4 फैक्टर नहीं हो गए, तो क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम तो कौन सा होता है जिसके सिर्फ 2 ही हों, वो और इटसेल्फ, तो ये प्राइम तो नहीं है ना। अब सेम यहाँ पर आओ, इस नंबर के एक तो ये खुद भी होगा, एक 1 भी होगा, और ये दोनों भी तो हो गए। कितने नहीं हो गए? 4 नहीं हो गए, तो क्या ये प्राइम है क्या? नहीं ना, तो क्या है ये? कंपोजिट। तो सिंपल लिखो हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस देयरफॉर इट इज अ, या एक बार एक्सप्लेन कर देना, सिंस द गिवन नंबर हैज 13 एंड दिस ऑल्सो एज अ फैक्टर, है ना। सिंस ऐसे लिखना, ऐसे लिखना एग्जाम में, सिंस द गिवन नंबर हैज 13 एंड 7 × 11 + 1 also 13 and this, since given number has 13 and this as a factor, therefore it is composite number। देखो 1 और वो तो होता ही है, और साथ में ये दोनों भी आ रहे हैं, तो क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर। बेटा बात समझ में आ गई? जब भी कभी, हाँ बोल। सर लेकिन हम इसको सॉल्व करके फिर इसके जो फैक्टर्स है वो तो निकालते हैं। हाँ ऐसे पर वो लंबा नहीं हो गया थोड़ा सा, पहले मल्टीप्लाई करेगी, हमें टाइम सेविंग भी तो करना है, एक नंबर में क्वेश्चन आना है ये। बात समझ में आ गई? और बाई चांस कभी एमसीक्यू में आया तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जब भी कुछ कॉमन आए 4 ऑप्शन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट, जिसमें ऐसा कुछ बन रहा हो कंपोजिट, बात खत्म। बात समझ में आ गई? फुल पावर आ गई, बोलोगे तो नहीं। अब अगला, अब अगली एक थ्योरम लिखो, लिखो थ्योरम का नाम है, आज ये थ्योरम समझनी है भाई, इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार इसको समझते हैं बेटा, अमन तू भी देख, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहती है। सपोज करो मैं एक नंबर लेता हूँ, लाइक मैंने नंबर लिया 20। अब अगर मैं इस 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, सबको करनी आती है, वो पता है क्या होगी? 2 की क्यूब इंटू ओ, 2 स्क्वायर इंटू 5। समझ गए? अब ध्यान देना, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से। ये जो 20 है ना, इसकी सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगी, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट ये आगे पीछे हो। ऑर्डर डजंट मैटर। लाइक कहो सर क्या समझा रहे हो आप? देखो 20 लिखा मैंने, एक इसकी ये है 2 × 10, एक ही है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। एक मैंने लिखा 4 × 5, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? कंपोजिट, अगर मैं किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर में तोड़ूं तो उसकी फैक्टराइजेशन एक से ज़्यादा हो सकती है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं उससे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करूं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही होती है, इसके अलावा कोई और नहीं होती। दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, उसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो वो सिर्फ एक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लाइक मैं कोई और ले लूँ, मैंने एक नंबर लिया 36, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही होगी। हाँ ये आगे भी छोड़ सकते हैं बस। तो ये तुम्हें बेटा कौन कहता है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक होती है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर की नहीं हो सकती। समझ गए? ये वाली जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये किसी और नंबर की नहीं हो सकती। हर एक नंबर की एक यूनिक क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ये बेटा कौन कहता है हमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा एक इसकी स्टेटमेंट है, वो लिख लो, थोड़ी सी लिखो। कहाँ लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed, और ब्रैकेट में लिखना फैक्टराइज्ड, every composite number can be expressed और ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique, and this factorization is unique, comma, apart from the order, apart from the order in which the prime factor occur, apart from the order in which the prime factor occur. स्टेटमेंट समझ में आ गई? किसी भी कंपोजिट नंबर की सिर्फ एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये बेटा हमें कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पता लग गया क्या कहती है? हर एक कंपोजिट नंबर को मैं एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ना बेटा नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बट जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ और मुझे बताना, मैंने सपोज एक नंबर है, सपोज करो ए, सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, देखता हूँ तुम में दिमाग है या नहीं, और रैपिड फायर राउंड है, जिसको आता है फटाफट से बोल देना मेरे लिखते ही। मैं ये जानना चाहता हूँ इस नंबर के एंड में जीरो होगा या नहीं होगा। मैं क्या जानना चाहता हूँ? इस नंबर के जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंड में जीरो आएगा या नहीं। नंबर लिखा मैंने 2 × 3 × 7, नहीं आएगा। कुछ समझ में आया? इसके एंड में जीरो नहीं आएगा। अच्छा अगला मैंने एक नंबर लिखा b, 2² × 3 × 5, क्या इसके एंड में जीरो आएगा? आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा अगला 3 × 5 × 7², क्या इसके एंड में जीरो आएगा? चलो 7 कर लेते हैं। इसके एंड में भी जीरो नहीं आएगा, इसके एंड में जीरो आएगा और इसके एंड में जीरो नहीं आएगा। कुछ ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? एग्जैक्टली वो नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद है, तो उसके सॉल्व करने पे उस नंबर के एंड में क्या आएगा? जीरो। मतलब वो नंबर जीरो पे एंड होगा, मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? जीरो। इस बात को बेटा कई बार घुमा के पूछ लेता है। 4-5 नंबर की दे दी है प्राइम फैक्टराइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ अ यूनिट डिजिट जीरो, और वहाँ तुम लोग फंस जाओगे, हक दोगे हमें भाई ये क्या, तो क्या पूछ लिया यूनिट डिजिट जीरो। अबे कुछ नहीं, मतलब सॉल्व करके एंड में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए बेटा। बात समझ में आ गई? पक्का? तो हमने क्या सीखा? मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ भाई, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 भी हो और 5 भी हो, तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? जीरो। आगे मजा? अब देखो मैं कोई भी नंबर लिखूं तो मिनट से बताओगे। एक नंबर लिखा मैंने x, बताना इसके एंड में जीरो होगा या नहीं होगा। 2 की पावर 3 × 7 × 3 की पावर 9, क्या इसके एंड में जीरो होगा? नहीं होगा। अच्छा एक नंबर लिखा y, 2 की पावर 200, 5 की पावर 1, क्या इसके एंड में जीरो होगा? होगा। क्यों? इसमें क्या है? 2 और 5 दोनों है। आया मजा? अब तो देख के ही आग लगा दोगे मार्केट में, देखते ही लगा दोगे ना। अच्छा एक और सर। हाँ जी सर जैसे कंपल्सरी तो नहीं है ना कि x के लास्ट में जीरो आएगा ही नहीं? आएगा ना बेटा, जीरो 2 और 5 है तो सर x क्लास में जीरो नहीं आएगा, आएगा, कंपल्सरी है। सर बट जैसे 15 × 5, सर उसमें 2 और 5 है, लेकिन इसके लास्ट में तो जीरो आता है। देखो 15 × 5 के लास्ट में 15 × 4 में 2 और 5 नहीं है, 4 के बैंक में 2 नहीं आ रहा। तो एक काम करिए, अगर तो कुछ एक ऐसा नंबर ला देना जिसमें 2 और 5 नहीं है और उसके एंड में जीरो आ रहा है, तो बेटा क्या होगा? मेरी एक 900 करोड़ की प्रॉपर्टी है खंडाला में, वो तेरे नाम लिख दी जाएगी। समझ गया? तो इससे क्या पता लगता है, ना मेरी प्रॉपर्टी है ना ये कभी आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा पक्का समझ में आ गया? अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है, तुम्हारा माइंड चेक कर रहा हूँ, बताना। एग्जाम में क्वेश्चन आया 6 की पावर n, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर, सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बता दो क्या इसके एंड में जीरो आएगा कभी?
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं ना भाई, 2 इंटू 3 की पावर n, अबे n तो कुछ भी हो लेकिन प्राइम तो यही होंगे 2 और 3, इसमें 5 तो नहीं है, तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, लिख के ले लो, इसके बेस पे क्वेश्चन तुम्हारे यूटी में आएगा ही आएगा। अच्छा एक और, क्या इसके एंड में 0 आएगा? बताओ। नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इससे अगर मैं प्राइम करूंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 की पावर n, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2n। इसमें भी 5 नहीं है, तो इसके एंड में भी 0 नहीं आएगा। अब एक बताएगा मुझे पारितोष, ठीक है? पारितोष अगर तूने ये बता देना आज, तो आज मेरी तरफ से तुझे मिलेगा कुछ नहीं। बता, इसके एंड में 0 आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर जो प्राइम है वो क्या है? 3 और 5। बटा 1 मिनट आया, इसके एंड में भी 0 नहीं आएगा। अपना ये क्वेश्चन बड़ा प्रूफ करने के लिए आता है, उसको प्रूफ कुछ नहीं करना, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय। अब आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है जो 1.1 है ना, और वो आपको करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 5th नहीं करना, बाकी सारे कर रहे हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th नहीं करना, बाकी आपने सारे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय। जो करे हुए वो